So, hello everybody, this is Dilip Singh Asula. From today onwards, we will start the chapter number first, Indian economy on the eve of independence. इसका ये सेकंड पार्ट है। तो बात करें फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में मेनली अपना 15 टू 16 मिनट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसके अंदर देखा था कि सर इंडिया की क्या क्या कंडीशंस थी ब्रिटिशर्स से पहले, और ब्रिटिशर्स जब थे तब क्या कंडीशंस थी, इकोनॉमी कितना डेवलपमेंट कर रहा था, कितना नहीं कर रहा था। ये सारी चीज़ें अपने वीडियो नंबर फर्स्ट में देखा था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर अभी तक दोस्तों आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो एक बार वो देखना, देन आफ्टर इस सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस भी की थी अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं। मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमको ये नोट्स चाहिए हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है, बिल्कुल ईजी टू ईजी वे लैंग्वेज में, जो रिटन डाउन है आपके सामने, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिखेंगे, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ये नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्म में भी, प्रिंटेड फॉर्म में, दोनों एज वेल एज जो भी जैसा आप स्टूडेंट को सुटेबल है उस टाइम उसमें ये नोट्स आपको अवेलेबल है। जो इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो आपका फुल ऑन डिजिटल रहेगा। जब बात कर रहे हैं मैक्रो की, तो वो आपको मैं बोर्ड पर लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो अपना पूरा स्क्रीन पर ही इसी टाइप से दिखेगा आपको, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 12th में हैं, या फिर आरबीएससी में क्लास 11 में हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म जरूर शेयर करना, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि सर लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या क्या देखा था। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने बात की थी कि इंडिया की क्या क्या कंडीशन थी कब ब्रिटिश रूल से पहले। तो ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की 3 पॉइंट से आते थे। फर्स्ट है प्रॉस्पेरियस, सेकंड है एग्रीन, और थर्ड है हैंडीक्राफ्ट। मैं बिल्कुल रिकैप करा रहा हूँ, इसलिए इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था तब इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, उनका मेन पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशन दोस्तों बनाते तो थे, पॉलिसीज भी बनाते थे, फ्रेम करते थे, रूल्स रेगुलेशन सब बनाते थे, बट किसके इंटरेस्ट के लिए, देयर ओन इंटरेस्ट। ओन इंटरेस्ट का यहाँ पर मतलब है फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट बोलो या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या करते हैं, उन्होंने ट्रांसफर किया इंडिया को सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड। इसका मेन मसला क्या था वो अपन जो आगे वाली वीडियोज आएगी उसमें देखेंगे कि ये जो सेकंड पॉइंट है, रॉ मटेरियल को ले जाना और फिनिश गुड को इंडिया में वापस सेल आउट करना, इसका मेन मोटिव क्या था, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फिर बात की थी अपने इकोनॉमिक कंडीशंस की, बात की थी कि अलग अलग नेशन, किसी भी नेशन की अगर इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड करनी हो तो किस बेस पर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो अपन करते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बेस पर। फिर बात करते हैं सर पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, तो नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जो भी नेशन की इनकम है उसको डिवाइड करना किससे, टोटल पॉपुलेशन से। तो आपको आपका पता पड़ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंट्री की या फिर पर्टिकुलर नेशन की क्या कंडीशन है। फिर अपन ने बात किया था कि सर क्या ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक कंडीशंस के रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया था कि नहीं लिया था। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो ध्यान रखना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी अच्छा कोई एक्शन नहीं लिया था, बट कुछ इंडिया के ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपने खुद के बेस पर, इंडिविजुअल लेवल पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, ठीक है। वो एक अलग बात है कि किसका बे अच्छा रहा, किसको अपन ने अच्छा माना, वो एक अलग बात है। बट कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपने खुद के बेस पर कह सकते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया। तो कुछ नाम है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये नाम मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दादाभाई नाराजी, डिग्बाय, वीके आर्यराव, आरसी देसाई, ये कुछ नाम है जो आप जिन्होंने अपने खुद के लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। बट सबसे बेस्ट माना जाता है, सबका सबसे बेस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है, वो किसका माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है वीके आर्यराव का। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर पढ़ा था। और एक पॉइंट और पढ़ा था कि इसके जस्ट नीचे वाला, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द ग्रोथ वाज लेस देन 2%, ये याद रखना, ठीक है। एंड पर कैपिटा इनकम 0.5% थी, ठीक है। जो रियल आउटपुट और ग्रोथ बढ़ रही थी वो लेस देन 2% थी, और पर कैपिटा इनकम 0.5% थी।
तो दोस्तों ये तो अपन ने कल की वीडियो में बात की थी। आज से दोस्तों बात कर रहे हैं, अभी तक अपन ने सब रिवाइज भी कर लिया है ना। अब बात करें सर एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ से क्वेश्चन कह सकते हैं कि 3 to 4 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया गया कि जब ब्रिटिशर्स थे तब इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, किस टाइप से बेस था, ठीक है। कौन कौन से ऐसे रूल्स थे जिन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप फर्दर जो 12th के बाद में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देते हो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं भर भर के। तो दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, और क्लास 12th में तो आता ही है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन प्रिंटेड होता ही है। आपका प्री बोर्ड्स हो गया, हाफ ईयरलीज हो गया, टेस्ट सीरीज जो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पर स्कूल्स लेते हैं, ठीक है, या फिर पीटी एग्जाम्स जो भी यूनिट टेस्ट, वहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि आप जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी, यानी 2/3 पॉपुलेशन, वो कहाँ पर एंगेज थी, वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, यानी कि उनका जो मेन बेस ऑफ द लाइवलीहुड था वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये चीज़ अपने को अच्छे से पता है, ठीक है। चलिएगा आप रीड करते हैं और देखते हैं। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है दोस्तों, ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिशर्स के बारे में बात करा। द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नॉट ऑल द सेटिस्फैक्ट्री, वेरी स्लो, ठीक है। मतलब कि जो मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तब इंडिया की कंडीशंस की बात करें, किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग बात करें, तो अपन लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। अब क्यों नहीं सेटिस्फाइड थे, क्या क्या रीजंस थे, वो अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री बोलो या फिर वेरी स्लो ग्रोथ, वेरी स्लो ग्रोथ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी वॉज ओवरविलिंग रूल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर, ठीक है। नियर बाय 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नियर बाय कितना, 85% पॉपुलेशन अपना कहाँ था, एग्रीकल्चर मतलब गांव में था, और वो डिपेंडेंट किस पे था, आपका एग्रीकल्चर पे, ठीक है। द लार्ज पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर, द इकोनॉमी वॉज स्टिल नॉट सफिशिएंट इन द फूड एंड रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द इंडस्ट्री। यानी कि इतना लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपका विलेज में एंगेज था, और आपको पता है कि विलेजेस में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज हो किस में होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद में भी वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फॉर द फूड और द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज का है मतलब हुआ कि दोस्तों आपने पढ़ रहे हैं क्लास 11th में कि प्राइमरी सेक्टर्स होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या मतलब, सेकेंडरी सेक्टर को जो कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर करता है। तो मेन चीज़ तो प्राइमरी सेक्टर, भाई गुड्स कब बनेंगे, जब रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जब जाके गुड्स मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल अपने को आज एक नोटबुक बनानी, एक रजिस्टर बनाना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पेपर तो चाहिए। तो पेपर के लिए अपने को ट्रीज को कट आउट तो करना पड़ेगा। अगर ट्रीज ही नहीं होगी तो क्या पेपर बनना पॉसिबल है, नहीं ना। तो यहाँ पर ट्रीज क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए। तो ध्यान रखना, नियर बाय 85 द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज वॉज नॉट डिपेंडेंट वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 85% ऑफ द पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो कहाँ पर लिव कर रही थी, वो विलेजेस में कर रही थी, और वो डिपेंडेंट किस पे थी, एग्रीकल्चर पे। उसके बावजूद भी वो खुद नॉट सेटिस्फाइड फॉर द फूड, यानी कि उनको खाना नहीं मिलता था और रॉ मटेरियल भी नहीं जाता था, कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेन रीजन फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से स्टेगनेंट यानी कि अच्छी कंडीशन नहीं थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। मेन रीजन फॉर स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या क्या ऐसे रीजन थे उसकी वजह से जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं थी, या फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। जो पॉइंट्स पढ़े अपन ने वो क्यों थे, क्या रीजंस थे, वो पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन करना है ना दोस्तों। तो यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए बात करते हैं मेन रीजन फॉर स्टेगनेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो क्या था, कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये पॉलिसी लेके आए या फिर ये रूल लेके आए, कौन सा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम।
अब इसके अंदर कुछ थ्योरी है वो अपन अच्छे से पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जमींदारी सिस्टम कौन लेके आया, यहाँ से वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। तो ध्यान रखना, जो जमींदारी सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया किसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वन टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान, यानी कि जो भी प्रॉफिट मिलता था किस पर, जो भी फार्मर्स थे जो वहाँ पर काम करते थे, वर्कर्स थे, वो प्रोडक्शन करते थे, बट जो भी उनको प्रॉफिट मिलता था यानी कि जो भी वो अर्न करते थे वो उनको पे करना पड़ता था किसको, जमींदार्स को, इन द फॉर्म ऑफ लगान। यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था वो किसके फॉर्म में आपको कह सकते हैं कि पे करना पड़ता था, इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगान क्या होता है, कि जो पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद में जो उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को किस फॉर्म में लेते थे, लगान के फॉर्म में लेते थे, किससे, जमींदार से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ द लगान वाज द मेन फोकस ऑफ द जमींदार, यानी कि उनका मेन मोटिव क्या था इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम का। उनका मेन मोटिव ये था कि उनसे प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट नाम नहीं देके उन्होंने क्या जो नेम दिया वो था लगान। ठीक है, तो जमींदार्स का जो मेन फोकस था वो क्या था, कलेक्शन ऑफ लगान इन द मेन फोकस ऑफ द जमींदार, यानी जमींदार का मेन फोकस क्या था कि उनसे कलेक्ट करना, क्या करना, कलेक्ट करना, लगान कलेक्ट करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डेट फॉर डिपॉजिटिंग लगान फिक्स्ड अमाउंट वर ऑल्सो फिक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉलोइंग विच लीड्स टू लूजिंग ऑफ राइट्स बाय द जमींदार्स। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। ये पॉइंट बोल रहा है दोस्तों कि जो डेट ऑफ डिपॉजिटिंग होती थी लगान की, यानी कि जो प्रॉफिट आपको जमा कराना है, जो भी आपने क्रॉप प्रोडक्शन की, जो भी आपने अर्न किया, उसका कुछ पोर्शन आपको जमा कराना है, वो भी एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट में जमा कराना, भले आपके पास हो या नहीं हो। और सेकंड चीज, जो डिपॉजिट यानी कि जो लगान आपको जमा कराना है वो भी एक पर्टिकुलर डेट यानी फिक्स टाइम पर ही आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता था। इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे कौन, कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश रूल। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे, हो सकता था किसी रीजन की वजह से वो अपना कह सकते हैं कि जो फिक्स अमाउंट था यानी कि लगान था वो अगर नहीं पे कर पाते थे, ठीक है, पर्टिकुलर डेट पर, तो जो राइट्स थे वो भी वो लूज कर देते थे अपनी खुद की लैंड से, यानी कि खुद की जमीन पर भी वो अपनापन नहीं दिख रहा था। वो है ना, फिर ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते थे वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड। तो आई होप कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है आपको अच्छे से आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको इस पॉइंट में किसी को भी डाउट हो तो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये कुछ रीजंस है किसके, एग्रीकल्चर के, कि सर क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम नहीं आया था, सेल्फ सफिशिएंट फूड भी नहीं था, इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल नहीं मिला था। ये उसके कुछ रीजंस है। तो फर्स्ट रीजन क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं वापस रिकैप करा देता हूँ। लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन मोटिव ये था कि सर जो पैसा जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको पैसे का लेना किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लगान। फिर जो लगान को देने का जो टाइम होता था, जो डेट होती थी, जो अमाउंट होता था वो भी फिक्स होता था। अगर वो कोई फार्मर जो इंडियन फार्मर्स होता था वो अगर नहीं पे कर पाता था पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर अमाउंट अगर पे नहीं कर पाता था तो वो अपनी खुद की ही लैंड को लूज कर देता था, यानी कि वो फिर ब्रिटिशर्स की हो जाती थी लैंड। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्रीवियस ईयर की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन द सेल्फ कंजप्शन। दोस्तों ध्यान, यस ऑफलाइन, यस यू आ रहा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। It means production of the crop for sale in the market rather than the self consumption. Commercialization of agriculture का मतलब होता है दोस्तों कि आपको प्रोडक्शन तो करना है लेकिन ऐसे गुड्स, ऐसे मतलब जो कह सकते हैं कि गुड्स का करना है, फिर ऐसे क्रॉप्स का ही करना है जिनको आप मार्केट में सेल आउट कर सको। सेल्फ कंजप्शन वाली जो चीज़ें होती है वो आपको क्रॉप नहीं, मतलब प्रोड्यूस नहीं करनी है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। और इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स
आपको क्रॉप को प्रोड्यूस तो करना है फॉर द सेल इन द मार्केट रादर देन द सेल्फ कंजप्शन, यानी कि अपने खुद के लिए यूज करने वाली क्रॉप्स को आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको करना है जो मार्केट में सेल आउट हो सके वो सारी चीजें आपको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उनका मेन मोटिव ये था कि आप सेल्फ कंजप्शन मत करो, आप उस चीज को मार्केट में सेल आउट करो। इसके पीछे का जो मेन मोटिव था वो अपन पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फार्मर्स वर गिव हायर प्राइस फॉर द प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। ठीक है, उनको एक लालच दे दिया जाता था कि आप क्या करो, सेल्फ कंजप्शन वाली गुड्स पे आपको क्या है कि पैसा कम मिलेंगे, तो आप एक काम करो, आप कैश क्रॉप्स उगाओ। ठीक है, कैश मतलब कि आप मतलब जो चीज़ आप मार्केट में बेच सकते हो वो चीज़ उगाओ, वो चीज़ आप प्रोड्यूस करो। तो उसको उनको क्या हायर, थोड़ी सी प्राइस हायर देकर उनको लालच दे दिया जाता था कि आप ये वाली चीज़ का प्रोडक्शन करो, इस पर्टिकुलर क्रॉप्स का। फिर बिकॉज सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक है ना, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा। फॉर दे यूज बाय द ब्रिटिशर फॉर द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड द जूट। इनका मेन मोटिव ये था कि आप सेल्फ कंजप्शन वाले गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो वो खुद खा जाएंगे, तो उसके यहाँ मतलब नहीं निकलेगा। इनका मेन मोटिव ये था कि आप जो ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो जो आप मार्केट में सेल आउट किया जाए। ठीक है, और मार्केट में सेल आउट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो शॉप्स थी वो भी ब्रिटिशर्स की थी वहाँ पर, तो सेल कहाँ करोगे, आप ब्रिटिशर्स की शॉप पे करोगे। और सेकंड मेन रीजन ये था कि उनको जो आप सेल कर रहे हो, जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो किसका कर रहे हो, जूट का, कॉटन का, तो ये सारी चीजें आप वापस रॉ मटेरियल में यूज कर रहे थे। कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, कॉटन अपन अपन लोगों से कॉटन वो प्रोड्यूस करवा रहे थे, फिर कॉटन के क्लॉथ्स बना रहे थे, जूट, फिर जूट्स के कुछ बैग्स बना रहे थे, कुछ जहाँ पर भी जूट्स का यूज होता है। ठीक है, उनसे वापस वो फिनिश गुड का यूज करके फिनिश गुड्स बना रहे थे। ठीक है, द हायर प्राइस अट्रैक्ट्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हायर प्राइस अट्रैक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे, थोड़ी सी प्राइस को हाई पे करते थे, किसको, इंडियन फार्मर्स को, जिससे कि उनको क्या वो अट्रैक्ट होते थे कि यार कैश क्रॉप सेल्फ कंजप्शन मतलब अपन ग्रुप सॉरी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो अपने को पैसा कम मिलेगा, लेकिन अगर यही जो मार्केट में सेल हो रही है वो चीज़ें अपन उगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे अपने को पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये उनको क्या अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, फिर दे वॉन्ट सो फार एज मेक मनी फार्मर्स परचेज देयर फूड रिप्रेजेंट फ्रॉम द शॉप इन द टाउन, दे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्वेंट फेमेंस इन द इंडिया। ठीक है, सेकंड चीज़ ये थी कि उनको बोला गया था कि आप ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करो जो मार्केट में सेल आउट हो सके, और अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, यानी सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स चाहिए, यानी कि जो क्रॉप्स चाहिए, वो आप हमारी शॉप से, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो शॉप्स थी वहाँ से आप ले सकते हो। तो हायर प्राइस दे रहे थे किसके लिए, सेल जो मार्केट में सेल हो रही है वो उन गुड्स का, और उन्हीं पैसों से वो वापस दूसरी मतलब जो इनके ब्रिटिशर्स की शॉप्स थी वहाँ से वो अपना सेल्फ कंजप्शन के लिए कुछ कुछ क्रॉप्स ला रहे थे। ठीक है, तो ये इनका मेन मोटिव था। आई होप कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस रिकैप करता हूँ कि सर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि सर ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना जो मार्केट में सेल आउट हो सके रादर देन द सेल्फ कंजप्शन, यानी कि ऐसी क्रॉप जो मार्केट में सेल आउट हो सके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट। ठीक है, सेल्फ कंजप्शन यानी कि जो कह सकते हैं वीट है, इन चीज़ों का आपको प्रोडक्शन नहीं करना। इसका मेन मोटिव ये था इसके पीछे का कि जो जो क्रॉप्स मार्केट में सेल होगी तो वो कहाँ सेल होगी, वो ब्रिटिशर्स के शॉप पे सेल होगी। तो जो कॉटन, जो जूट, जो सेल हो रही थी, जो क्रॉप्स वो फॉर फर्दर यूज़ कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि रॉ मटेरियल के जरिए वो यूज़ कर रहे थे और उससे फिनिश्ड गुड बना रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट और उनका मेन मोटिव ये था कि अगर वो जो कैश क्रॉप्स उगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे उसका, तो वो सारी चीज़ें वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पर उनकी शॉप्स थी ब्रिटिशर्स की वहीं सेल करेंगे, तो वो उनको पैसा देगा रिटर्न में। तो वो पैसा वापस ही वो खुद कंजप्शन के लिए वो खुद तो चीज़ें परचेज तो करेंगे, तो वापस वो पैसा उनको ही मिल रहा था। ये दो कुछ मेन रीज़न थे किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर के, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसके लिए जो फेमिन्स हो रहे थे वो भी रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, आई होप कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी।
लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि सर फर्स्ट पॉइंट पड़ा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड पड़ा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट पड़ता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, नेग्लिजिबल यूज ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की सर उस टाइम पर अपने पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी और कोई भी फर्टिलाइजर्स, यानी कि आज के टाइम पर जो अपन HYV सीड्स यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जो टेक्निकल मशीन्स यूज़ करते हैं, उस टाइम पर नहीं थी ना। और न ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन भी लिया था। तो इसके लिए जो प्रोडक्शन मतलब जितनी लैंड थी उसके बेस पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, negligible use of fertilizers in the low level of productivity. The cultivator has neither resources nor the incentive to invest in agriculture. The zamindars and Britishers spend very little on technical education. यानी कि टेक्निकल एजुकेशन का यानी यहाँ मतलब है कि उनको कोई नॉलेज भी नहीं था। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन का मतलब यहाँ हुआ कि उनको कोई नॉलेज नहीं था कि कौन सी क्रॉप्स उगाएंगे, क्या करेंगे, तो जिससे कि उनको कुछ आइडिया होगी ये क्रॉप उगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन होगा, इस टाइप से उनको कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, बस जो दूसरे उगा रहे होंगे, जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे, वही चीज़ें वो भी वापस वहाँ पर कर रहे हैं ना। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में ध्यान रखना कि वहाँ पर उस टाइम पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करता था, ना उनको कोई नॉलेज था, इसलिए उनको कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए वर्ड यूज़ किया टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई भी कह सकते हैं कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर के रिगार्डिंग। डेट्स वाई कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। द लास्ट point of the agriculture sector was the adverse effect of the partitions। ठीक है, adverse effect of the partition, एक बार जो अच्छे से रीड करते हैं फिर मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ हिंदी में। India's agriculture main production land received for further setup back due to the country partitions। ठीक है, at the time of the independence the sizable portion of the individual country higher irrigated and fertile went to Pakistan, and almost whole of the jute producing area become the part of the East Pakistan और बांग्लादेश। यानी कि सर जब देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था कौन, इंडिया, तो उस टाइम पर जो मोस्ट फर्टाइल लैंड, यानी कि जहाँ पर कह सकते कि ज़्यादा अच्छी लैंड थी, वो थी आपकी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता था, ईस्ट पाकिस्तान नाउ कह सकते हैं अपन, जो बांग्लादेश एरिया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन एरिया होता था। तो वो क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। तो इसलिए बोला गया कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन, यानी कि जब पार्टीशन हुआ तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये मिला कि जो मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, वो एरिया क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डेट्स वाई क्या बोला जाता है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन। तो दोस्तों आज अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब किया कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, कितने लोग उसके अंदर एंगेज थे। देन आफ्टर बात की अपन ने कि वेरी स्लो ग्रोथ क्यों थी, बिकॉज ऑफ कुछ रीजंस थे। क्या क्या मेन रीजंस थे, फर्स्ट रीजन अपने पढ़ा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड रीजन पढ़ा कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड पढ़ा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, एंड द लास्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ा एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन की। सर जो मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, वो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जो एरिया था, कुछ पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता था। वो वहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती, सॉरी प्रोडक्शन जूट का बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन कुछ पार्टीशन की वजह से वो एरिया अब अपने पास में नहीं रहा, वो बांग्लादेश और और पाकिस्तान के उधर चला गया। तो इसलिए बोला जाता है कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन। आई होप कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर्स की और फॉरेन ट्रेड की, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर डेट, बट आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। अगर दोस्तों आपको जहाँ तक अपन ने पढ़ा वहाँ तक में अगर किसी को भी कोई भी इशू हो, डाउट हो, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। जो भी आपका डाउट होगा वी विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो यही आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। एंड यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को शेयर करना, जिससे कि जो भी नीडी स्टूडेंट है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको
अपना जो इस प्लेटफॉर्म से उनको भी हेल्प हो, नीडी स्टूडेंट्स जिनको भी हेल्प हो, जो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहे हैं वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर नेक्स्ट वीडियो कल आएगी जो अपन जो नेक्स्ट पोर्शन है अपना वो देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के जरिए अपन देखेंगे। और एक लास्ट में एक वन शॉट वीडियो आएगा जो मैं बिल्कुल बोर्ड पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।